नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के स्टूडियो प्रभाव में। दोस्तों, आज मैं एस के शर्मा आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रृंखला चल रही है, जो लेक्चर्स चल रहे हैं, उसमें अब हम इतना कुछ सीख चुके हैं कि जो हमारी समसामयिकी के महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में चर्चा कर सके। तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गगनयान की। गगनयान क्या है और यह क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और हम देखेंगे क्योंकि इस जैसे मिशन जो होते हैं जो वैश्विक स्तर पर हमारे विज्ञान को एक नया नाम देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो पाठ्यक्रम है उसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। तो इन्हीं सभी के बारे में चर्चा करेंगे हम आज कि आखिर गगनयान क्या है। और हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा दोस्तों कि जो चंद्रयान मिशन 2 था, हमारा जो चंद्रयान 2 था, वह कुछ तकनीकी कमियों के कारण हमें रोक देना पड़ा। 1 घंटे से भी कम समय बचा था उसके लॉन्च में और इसरो ने उसे क्या किया, रोक दिया। कुछ दिनों के लिए रोक दिया और यह कुछ महीने भी हो सकते हैं। और यह क्यों रोक दिया गया, आखिर चंद्रयान मिशन क्या है। और चंद्रयान मिशन में जो फर्स्ट मिशन था उसके बाद हमें चंद्रयान 2 बनाया है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी कमियां थी या फिर ऐसे कौन कौन से अलग चीज़ें हमें यूज़ करनी थी, उन्नत तरीके से हमें जो खोज करनी थी वह हम चंद्रयान 2 के माध्यम से करेंगे। और आज हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से चंद्रयान 2 को हाल ही में रोक दिया गया है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, हमें 4 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है और इस कम समय में भी हमने बहुत सारे सिविल सेवकों को चयनित करवाया है। जो हमारी सक्सेस रेट है वह बहुत ज़्यादा है, खासकर हिंदी माध्यम में चयन की सक्सेस रेट ज़्यादा होना एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, हमने कई बार यूपीएससी के इंटरव्यू और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में भाग लिया है और हमने इसी के साथ साथ राजस्थान की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें भी चयन प्राप्त किया है और हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन यह है दोस्तों। अब हम आपसे दोस्तों प्रत्येक दिन मंडे से लेके शनिवार तक सुबह 10 से 11 बजे हम आपको क्या पढ़ाने आ रहे हैं दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यह सारे लेक्चर व्यवस्थित रूप से चलेंगे, पूर्णतः पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे और जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज हैं और जैसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं पर आधारित हमने यह संपूर्ण कोर्स स्ट्रक्चर किया है। इसमें हम आपसे क्विज़ेस भी पूछेंगे ताकि आप समय समय पर आपने क्या सीखा उसे चेक कर सके। कुछ पिछले यूपीएससी के पेपर्स की एनालिसिस भी हम आपके साथ इन्हीं लेक्चर्स में करने वाले हैं। और दोस्तों 12 से 1 बजे हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र की ऐसी क्या बारीकियां हैं और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं और उसी आसानी से समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को हम बड़ी बड़ी मटेरियल्स पढ़कर, और बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं परंतु ना समझने के कारण वह प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो उन्हीं सभी को समझते हुए विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए यह पूर्णतः रचनात्मक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कोर्स है। तो आप हमसे जुड़े रहिए 10 से 11 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए और 12 से 1 हम आपको पढ़ाएंगे अर्थशास्त्र। दोस्तों, आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए और व्यवस्थित रूप से तैयारी के लिए हमारा जो प्लस स्ट्रक्चर है, प्लस मॉडल है, उसमें हमने आपके लिए वीकली टेस्ट अवेलेबल करवाए हैं। आपको वीकली टेस्ट ना केवल फर्स्ट पेपर जो कि सामान्य अध्ययन पर आधारित है, बल्कि आपको सीसेट के पेपर की भी तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि विशेषकर हिंदी माध्यम के छात्रों का यह सीसेट का पेपर कमज़ोर होता है और इसी कारणवश बहुत सारे मेधावी छात्र हिंदी माध्यम के चयनित नहीं हो पाते। इसीलिए आपको इसकी तैयारी करना भी अत्यंत आवश्यक है। एवं दोस्तों, हमारे प्लस मॉडल पर आप इतिहास हुआ, भूगोल, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था के जैसे महत्वपूर्ण विषयों के कई कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को चयनित कर आप देख सकते हैं और अपनी उपयुक्त रणनीति के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल यूपीएससी में करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा महत्व है, इसीलिए आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और इसी कारणवश हमने 7 ऐसे कोर्सेज रखे हैं जो समसामयिकी पर आधारित होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन जो है हमारे प्लस मॉडल का, उसके लिए जो हम चार्ज कर रहे हैं वह है 7,000 रुपये प्रति मंथ। परंतु दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा एक संपूर्ण 10 से 15 महीने की एक संपूर्ण अधिक परिश्रम वाली परीक्षा होती है, इसीलिए आपको 12 महीने का एक फुल कोर्स ले लेना चाहिए, जिसमें आपकी फीस हो जाएगी मात्र 2,900 रुपये प्रति मंथ। और इसी से हम आपके साथ प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस पूरे संपूर्ण चरण में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बाद भी कौन से जो सर्विसेज हैं आपको किस लेवल पर भरनी है, किसका चयन आपके अनुसार करना है, ऐसे बहुत सारे अंदरूनी चीज़ें हैं जो अक्सर छात्रों को पता नहीं होती। वह केवल आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से ही सीख सकते हैं, और वह संपूर्ण तरीके से सीखने के लिए आपको ईयरली कोर्स लेना ही सर्वथा उपयुक्त होगा। अब दोस्तों हमारा जो ये प्लस मॉडल है, यहाँ पर आपको 65 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं और प्रतिदिन आपके 30 से ज़्यादा घंटों की लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार विषय पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो संपूर्ण साल की जो फीस होगी आपकी वह हो जाती है 35,000 रुपये। और दोस्तों इसमें भी आपके लिए एक विशेष ऑफर है। अगर आप पाना चाहते हैं 10% का डिस्काउंट, 10% की छूट, तो आप हमारे इस कोड SS लाइव को यूज कर सकते हैं। जब आप SS लाइव कोड को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी फीस मात्र 31,500 हो जाएगी, जो कि एक सिविल सेवक बनने के लिए बहुत कम है। अगर हम तुलना करें दिल्ली के कोचिंगों से, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से, तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस देनी पड़ती है, और उसके बाद भी रहने खाने का खर्चा अलग, तो आपका यह सब बहुत महंगा पड़ता है। और अगर आप सिर्फ यह कोर्स लेंगे 31,500 रुपये में, तो आपके वह सारे खर्चे बच सकते हैं, और उससे ज़्यादा अच्छी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से आपकी सुविधा के अनुसार घर बैठे हो सकती है, क्योंकि यह परिवर्तन का दौर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने बहुत चीज़ें बदल दी हैं, तो उस विज्ञान का फायदा उठाइए और अपनी सिविल सेवा परीक्षा को एक मजदूर की तरह अथक मेहनत का ना बनाते हुए हार्ड लेबर की बजाय आप स्मार्ट वर्क कीजिए और डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़िए। तो दोस्तों यह तो थी हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक तथ्य की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की, और एक ऐसी चीज़ की जिसका आने वाले पेपर में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इस चीज़ में, इस टॉपिक में इतना गुण है, इतना महत्व है कि जो यूपीएससी होगा वह इसके प्रति निश्चित ही आकर्षित होगा, और आकर्षित हो भी रहा है। यह यूपीएससी मेंबर्स का रुझान हमें बतला रहा है। तो आज का हमारा जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है गगनयान। याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है, उसके लिए हम देखते हैं इसकी पहली विशेषता, जो इसका महत्व एक शब्द में, एक लाइन में आपको बता देगा। क्योंकि दोस्तों यह क्या है, गगनयान, और यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। पहला दोस्तों, जब भी भारत में कुछ चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ पहली होती है, तो वह सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, और यह तो है मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम। अर्थात इस कार्यक्रम में हम मानवों को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके सारे दोस्त हैं वह किस प्रकार से मानव अंतरिक्ष में जा सकते हैं, वहाँ पर एक कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होना। अर्थात इस मिशन में हम सब आपके सामने मानव को अंतरिक्ष में ले जाएंगे, और वहाँ पर एक ऐसा यान बनाएंगे, एक ऐसी स्पेस शटल बनाएंगे जहाँ पर आप सभी के सामने मानव रह रहे होंगे, और यहाँ पर 1-2 नहीं, पूरे 7 दिन तक मानवों को रखा जाएगा। तो इसीलिए यह है सबसे महत्वपूर्ण। अब दोस्तों इसकी अगली विशेषता पर हम ध्यान देते हैं। इसकी अगली विशेषता है दोस्तों, यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत क्या है, मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला चौथा देश है। केवल 4 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने मानव मिशन को चालू किया है।
तो मानव मिशन को चालू करने वाला भारत क्या है, चौथा देश है। और इससे पहले 3 बड़े ऐसे देश थे जिन्होंने इसको चालू किया था, जिसमें था आपका पहला देश था आपका अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा आपका देश था रूस, जिसे पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, और तीसरा हमारा था प्रतिद्वंदी चीन, जो हमें परेशान करता रहता है। तो भारत ऐसा चौथा देश बनने वाला है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम को चालू कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका जैसा विकसित देश जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसके पास बाद है रूस जिसके पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कोल्ड वार के टाइम से ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। उसके बाद चीन जो बहुत समृद्धशाली बन चुका है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और कई नई नई टेक्नोलॉजी है। उसके बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो है मानव अंतरिक्ष मिशन चालू करने में सक्षम हो पाया है। इसी वजह से यह टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अब यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इतने सारे देश इस चीज़ को लागू नहीं कर पाए, इस कार्यक्रम को नहीं चालू कर पाए, सिर्फ 3 देश ही कर पाए। उसके पीछे एक वजह तो होगी ना, और जो वजह है वह है हमारे अगले पॉइंट में। इसमें आपसे कहा गया है इसरो ने पुनः प्रवेश मिशन क्षमता, क्रू एस्केप सिस्टम, क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, तापीय संरक्षण व्यवस्था, मंदन एवं प्रवर्तन व्यवस्था, जीवन रक्षक व्यवस्था जैसी जो उप प्रणाली हैं इत्यादि को सही तरीके से काम में ले लिया है। यह सारी तकनीकें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आगे प्रयोग में ला चुका है हमारे इसरो। आज इसरो इतना ज़्यादा काबिल हो चुका है कि वह इन सारी टेक्नोलॉजीज़ पर कार्य कर चुका है और सही तरीके से इनको प्रयोग में लाने में पूर्णतः सक्षम है। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं कि वह कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर इसरो कार्य कर रहा है। उसमें है पुनः प्रवेश मिशन क्षमता, यानी कि हम अब इतने सक्षम हो चुके हैं कि कोई भी यान, कोई भी स्पेस मिशन अगर हम अंतरिक्ष में छोड़ते हैं वह वापस आने में सक्षम है। सही तरीके से जो मानव जाएंगे अंतरिक्ष में वह वापस आ सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी है आपके पुनः प्रवेश मिशन क्षमता। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक टेक्निक हमने पढ़ी थी, वह थी RLV अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। उसी टेक्निक के द्वारा हम यह मिशन करने जा रहे हैं और उसी टेक्निक को कहते हैं पुनः प्रवेश मिशन क्षमता। और जो दूसरी टेक्निक है जो इस यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है क्रू एस्केप सिस्टम, अर्थात किस प्रकार से जो हमारा क्रू होगा जिसमें मानव जाएंगे वह एस्केप कर पाएंगे और सही तरीके से हमारे जो स्पेस मिशन है, जो स्पेस शटल होगी उसमें जा पाएंगे। उससे संबंधित जो सिस्टम होगा उसे कहेंगे क्रू एस्केप सिस्टम। फिर है आपके जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी कि क्रू मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। क्रू मॉड्यूल अर्थात जिसमें मानव बैठे होंगे। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है हमारा गगनयान, जिसके अंतर्गत यह है आपका क्रू मॉड्यूल और उसमें यहाँ पर आपके ये 3 अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं, 3 मानव बैठे हैं। तो ऐसे किस प्रकार से यह टेक्नोलॉजी वर्क करेगी कि इस क्रू मॉड्यूल का जिसमें मानव बैठे हों वह सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो पाए इस यान में, उस टेक्निक को ही कहते हैं क्रू मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन। फिर जो अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है वह है तापीय संरक्षण व्यवस्था, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि तापमान में बहुत उतार चढ़ाव भी देख सकते हैं। अगर आप एक ऐसी रीजन में हैं या फिर कुछ ऐसी भौगोलिक घटनाएं हो रही हैं तो उन सब से संबंधित ताप का एक संरक्षण जरूरी है। हमारा जो स्पेस यान होगा, जो इसमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर हमको ताप को संरक्षित रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए एक विशेष टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। इस प्रकार से इस मॉड्यूल को बनाना पड़ेगा, एक ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि ताप का संरक्षण हो सके। तो उसी संरक्षण से संबंधित जो व्यवस्था होगी, जो प्रणाली होगी, जो सिस्टम होगा, उसे हम कहेंगे तापीय संरक्षण व्यवस्था।
और जो अगली टेक्निक यूज की है इसरो ने इस गगनयान में, वह है मंदन एवं प्रवर्तन व्यवस्था। अर्थात जैसे जैसे हमारा क्रू जाएगा स्पेस में, वह किस प्रकार से डीएक्सेलरेट करेगा, कैसे स्पीड को बढ़ाएगा, और जब हमको यान में जाना होगा तो हमारा क्रू किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करेगा, जो हमारी जो स्पीड है वह किस प्रकार से मेंटेन होगी ताकि हमारे यान में आग ना लगे और कोई दुर्घटना ना हो, उससे संबंधित जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं मंदन एवं प्रवर्तन व्यवस्था। और जो अत्यंत महत्वपूर्ण टेक्निक है इस पूरे यान की, वह है जीवन रक्षक व्यवस्था। इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि जो हमारे क्रू में जो मानव जाएंगे, जितने ह्यूमंस जाएंगे, उन सभी ह्यूमनों की रक्षा के लिए एक जीवन रक्षा प्रणाली होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी और कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन रक्षा के लिए घातक होती हैं। तो उन सभी से संबंधित एक ऐसी प्रणाली जो हमारे क्रू के मेंबर्स को, मानवों को एक रक्षा प्रदान करेगी, उसे कहेंगे जीवन रक्षक प्रणाली। और इसमें भी इसरो ने महारत हासिल कर ली है। तो ये तो थी ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं जिस पर हमारा गगनयान आधारित है, और हमने आपको बताया कि गगनयान क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और क्यों यूपीएससी की आंखों में एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, और हमें निश्चित ही इस प्रारंभिक परीक्षा में इस पर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर जीएसएलवी यान लॉन्च किससे किया जाएगा। तो दोस्तों जीएसएलवी हमारा लॉन्च किया जाएगा हमारे इसरो के बाहुबली से, जीएसएलवी मार्क 3 से। जीएसएलवी मार्क 3 हमने पढ़ा था, चतुर्थ प्रेणिका प्रक्षेपण यान था, और यह 3 चरण का होता था, और इसे बाहुबली इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह हमारे, अगर हम निम्न कक्षा की बात करें तो निम्न कक्षा में यह 8000 किलोग्राम तक की ऑब्जेक्ट को भी ले जाने में सक्षम है, पूर्णतः सक्षम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बाहुबली क्यों बाहुबली कहलाता है। क्योंकि अगर हम पृथ्वी की निचली कक्षा की बात करें तो 8000 किलोमीटर तक के, अगर हम पृथ्वी की निचली कक्षा में देखें तो जो आपके 8000 किलोग्राम तक की कोई भी पेलोड हो, उपग्रह हो, उसको यह बाहुबली जीएसएलवी मार्क 3 कक्षा में स्थापित करने में पूर्णतः सक्षम होगा। इसीलिए इसको बाहुबली कहा जाता है, और इस गगनयान में हम यूज करेंगे बाहुबली मार्क 3 अर्थात जीएसएलवी मार्क 3। दोस्तों यह जो अंतरिक्ष यान होगा, जो हमारा गगनयान है, उसे हम 300 से 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निम्न कक्षा में रखेंगे। पृथ्वी की निम्न कक्षा में हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम आसानी से अंतरिक्ष के अंदर अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य कर सकते हैं, और आसानी से हमारा जीएसएलवी मार्क 3 इतने ज़्यादा हैवी वेट को ले जाने में भी सक्षम है। उसी की वजह से हम यूज़ कर रहे हैं क्या, 300 से 400 किलोमीटर वाली पृथ्वी की निचली कक्षा। आपको याद होगा हमारे पिछले लेक्चर से कि जो हमारी पृथ्वी की निचली कक्षा थी उसकी जो ऑपरेशनल हाइट थी वह 100 से 1500 किलोमीटर की थी, और इसमें हम नेविगेशन जैसे स्पाइस सैटेलाइट जैसे अनुप्रयोग किया करते हैं। इसीलिए हमने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो गगनयान बनाया है वह भी पृथ्वी की निचली कक्षा में ही स्थापित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कारण क्या है कि हमारा जो अंतरिक्ष यान है वह पृथ्वी की निचली कक्षा में ही स्थापित हो रहा है। अब दोस्तों, अब हम समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो गगनयान में यूज में आ रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात ज़रूर होगी जो गगनयान को इतना महत्वपूर्ण बना रही है। क्योंकि दोस्तों जब यूपीएससी कोई कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछता है तो वह क्या करता है, एक विकल्प तो आपको आसान सा दे देता है और दूसरे में कुछ ऐसी बातें कहता है जो बिना विजुअलाइजेशन के, बिना चीज़ों को समझे हुए, अगर हमको कॉन्सेप्ट पता है तभी हम उसको हल करने में सक्षम होंगे। इसीलिए प्रौद्योगिकी पढ़ते हुए आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसी पर आधारित है हमारा यह अगला चरण जिसमें हम देखेंगे कि गगनयान में क्या क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यह रहा आपका जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 अर्थात बाहुबली ने क्या किया, इस
प्रक्षेपण यान के द्वारा हमने अंतरिक्ष में गगनयान को स्थापित करना चाहा है। और यह 3 चरण का होता है। यह हमारे पिछले लेक्चरों में हमने आपको बताया था। यह इसका पहला चरण होगा, ये दूसरा और यहाँ पे तीसरा चरण होगा। तो सबसे पहले तो क्या होते हैं दोस्तों, ये जो बूस्टर्स लगे होते हैं वह स्पीड देते हैं और जैसे ही इनका ईंधन खत्म होता है तो यह यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हमारा जो पहले नंबर का चरण है वह यहाँ से अपने ईंधनों को खत्म करेगा और जैसे ही यह ईंधनों को खत्म करेगा, स्पीड देगा हमारे बाहुबली को, तो उसके बाद में ये भी निकल गया। फिर दूसरे स्टेज आती है, वह और ज़्यादा स्पीड देती है, थ्रस्ट देती है और फिर वह भी निकल जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें हमारा थर्ड चरण था, याद कीजिए चतुर्थ श्रेणी में थर्ड चरण में हमेशा क्रायोजेनिक इंजन यूज आता था और इसी चरण में हमने रखा हुआ है हमारा गगनयान, क्योंकि गगनयान क्या है, हमारा पेलोड है। इसी अंतरिक्ष यान को हमें स्थापित करना है पृथ्वी की निचली कक्षा में, जिसकी ऊंचाई में हम कितने में स्थापित करने जा रहे हैं, हम स्थापित करने जा रहे हैं 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में। तो जैसे ही यह गगनयान आता है, थर्ड चरण आता है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्रायोजेनिक्स, अर्थात इसमें हम यूज करेंगे एक क्रायोजेनिक इंजन। और ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करवा रहा हूं कि क्रायोजेनिक इंजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि क्रायो अर्थात ठंडा, यह बहुत ही निम्न ताप पर कार्य करता है। और हमने देखा था जो द्रव हाइड्रोजन है, द्रव ऑक्सीजन है, जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन में, वह -183 और -258 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे चले जाते हैं। अब आप सोचिए माइनस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड कितना निम्न ताप हो जाता है। उसी पर आधारित है क्रायोजेनिक्स, जो GSLV के थर्ड चरण में यूज में आती है और इसी में हमने रख रखा है हमारा पेलोड अर्थात गगनयान। गगनयान को हम ले जा रहे हैं। जब आपके बूस्टर वाली स्टेज खत्म हो जाएगी, फिर फर्स्ट स्टेज जिसके अंदर हमने एक सॉलिड प्रणोदक यूज करते थे STPB, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड जो प्रणोदक है उसके अंदर आपका जो विकास इंजन लगा हुआ था और उसकी भी स्टेजेस खत्म हो गई और यह स्टेज भी खत्म हो गई। फिर थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन वर्क करेगा जिसमें गगनयान रखा हुआ है और इसी चरण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि यही क्या करता है, हमारा जो गगनयान होता है उसे कक्षा में स्थापित करेगा। तो इस प्रकार से आपका बाहुबली GSLV Mark 3 वर्क करने जा रहा है गगनयान को निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए। अब हम देखते हैं कि आखिर गगनयान के जो मेन गगनयान है उसके महत्वपूर्ण पार्ट क्या हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपके जो 3 मॉड्यूल हैं गगनयान के, उनमें से पहला मॉड्यूल का नाम है आपके क्रू मॉड्यूल, दूसरा है आपका सर्विस मॉड्यूल। तो जो हमारा क्रू मॉड्यूल होता है और इस पूरे क्रू मॉड्यूल, जैसे कि यहां देख सकते हैं, ये है आपका क्रू मॉड्यूल और ये वाला है आपका सर्विस मॉड्यूल। तो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को जब हम मिला देते हैं तो आपका बनता है ऑर्बिटल मॉड्यूल। और इसमें हमने क्या किया है, 3 एस्ट्रोनॉट्स को रखा था और वह तीनों एस्ट्रोनॉट्स क्या करेंगे, 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में रहेंगे और वहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य करेंगे। आप यहां देख सकते हैं कि ये आपके 3 बैठे हुए हैं एस्ट्रोनॉट्स, ये 3 अंतरिक्ष यात्री आपके गगनयान में बैठे बैठे रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं। और ये किस में बैठे होंगे, आपके क्रू मॉड्यूल में, यानी कि यहाँ पर इस चैम्बर में कहीं पर 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे, 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो 7 दिन के लिए गगनयान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। तो जब यह क्रू मॉड्यूल और ये जो सर्विस मॉड्यूल है, जिसके अंतर्गत सारी ऐसी जीवन रक्षक प्रणालियां होंगी जो गगन यात्रियों को, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको जीवन रक्षा प्रदान करेंगी, जब यह दोनों मिल जाते हैं तो इसी को बोलते हैं पूरा कक्षीय मॉड्यूल अर्थात ऑर्बिटल मॉड्यूल। और यह क्या करेगा, जो आपका सर्विस मॉड्यूल में क्या होगा, क्रू मॉड्यूल में हमने आपको बता दिया है कि एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और सर्विस मॉड्यूल में क्या होगा, यह सर्विस प्रदान करेगा कक्षा के अंतर्गत। अर्थात कक्षा के अंतर्गत यह किस प्रकार से घूमेगा, किस प्रकार से कार्य करेगा और जीवन रक्षक प्रणाली प्रदान करने के लिए जो ये पूरा का पूरा ऑर्बिटल मॉड्यूल है यही रहेगा सिर्फ कक्षा में, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कक्षीय मॉड्यूल या ऑर्बिटल मॉड्यूल।
तो ये तो बात हो गई इसकी बेसिक फंक्शनिंग की। हाँ, एक बार फिर देखते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया। यह बाहुबली था, उसमें आपके पास 3 स्टेजेस होती थी। सबसे पहले तो बूस्टर्स अलग हो गए अपने ईंधन को खत्म करके, फिर आपका पहला चरण खत्म हुआ, फिर दूसरा होगा, और तीसरे में हमने रख रखा है हमारा पेलोड गगनयान, जो कि तीसरा चरण जो है वो क्रायोजेनिक्स अर्थात क्रायोजेनिक इंजन पर वर्क करेगा, जिसमें द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरी होंगी, उसमें हमारा पेलोड होगा गगनयान। फिर हमने देखा जो हमारा गगनयान है वह मुख्यतः 2 भागों को सम्मिलित करता है। एक है आपका क्रू मॉड्यूल, जिसमें आपके जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वह रहेंगे, वह वहाँ पे बैठकर रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य करेंगे। और ये आपका है सर्विस मॉड्यूल, जो सेवा प्रदान करेगा कक्षा में रहने के लिए, और ये दोनों मॉड्यूल मिलकर बनेंगे आपके ऑर्बिटल मॉड्यूल अर्थात कक्षीय मॉड्यूल। तो ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये 3 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ बैठे हुए हैं, और ये सर्विस मॉड्यूल कक्षा में गति करने के लिए आपको वह सारी जीवन रक्षक प्रणाली दे रहा है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं आपके क्रू मॉड्यूल में। तो दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक फंक्शनिंग की। आखिर गगनयान, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान है, वह किस प्रकार से कार्य करेगा। अब हमें देखना जरूरी है मिशन के उद्देश्य, क्योंकि इसी उद्देश्यों के कारण तो हमने गगनयान बनाया है। तो ऐसे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से हमें गगनयान बनाना पड़ा। तो उसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो एक तरीके से देश की पूरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है, वह यह है कि देश की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्तर है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। हमारे भारत का नाम वैश्विक स्तर पर सम्मान से लिया जाना चाहिए, जो आजकल के इस परिवेश में सम्मान से लिया जा रहा है। और उसका ही सबसे बड़ा कारण है इसरो की सारे के सारे इन्वेंशन, उसकी सारी खोज, जैसे कि अभी हम आगे चंद्रयान ने किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर हमारे नाम को गुंजा दिया था, उन सब की चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो जो पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास होने के लिए हमारे स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, अगर हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में के स्तर में वृद्धि होगी, तो जो भारत का प्रभाव है, जो भारत का दबदबा है, जो भारत की छवि है, वह देश में, विदेश में, संपूर्ण विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत का जो सम्मान है, भारत का जो प्रभाव है, वह बहुत बढ़ेगा। और यही है आपका दूसरा उद्देश्य कि हम वैश्विक स्तर पर अपनी एक बहुत ही कांतिमान, जिसमें बहुत ज़्यादा चमक हो और बहुत ही प्रभावशाली प्रतिमा बनाना चाहते हैं। एक ऐसी छवि चाहता है भारत कि जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व में उसका नाम बहुत ही आदर और सम्मान से पुनः लिया जाए। जैसे पुराने टाइम पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वैसे ही अब हम चाहते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वापस हम नए नए लक्ष्य को प्राप्त करें और भारत का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ जाए। यह है आपका दूसरा लक्ष्य। और तीसरा जो लक्ष्य है वह है कि इससे सामाजिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार होगा। अब देखिए, वैश्विक स्तर पर अगर भारत का प्रभाव पड़ेगा तो उसे आसानी से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिलने लग जाएगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिलेगा तो लोग डेली क्या करेंगे, हमारी बात को आसानी से मानेंगे वैश्विक स्तर पर, और इसी सहयोग से हम और ज़्यादा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास कर पाएंगे। और सामाजिक लाभ के लिए भी हम इस प्रौद्योगिकी को यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा गगनयान में बैठे हुए 3 अंतरिक्ष यात्री थे, 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, वह रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए गए हैं। अगर हमको नई नई चीज़ें पता चली रिसर्च और डेवलपमेंट से, और अंतरिक्ष या टेक्नोलॉजी में अगर हमने कुछ और नए नए प्रयोग करने में सक्षम हुए, तो उन सब प्रयोगों को हम सोशल बेनिफिट अर्थात सामाजिक लाभ के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यही सबसे बड़ा महत्व है जिसके ऊपर सारे के सारे गगनयान का दारोमदार है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सामाजिक लाभ करना चाहते हैं, सामाजिक विकास करना चाहते हैं, और किसी भी प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को यूज़ करके जो हमारा विकासशील राष्ट्र है उसे विकसित बनाना चाहते हैं। और उसी की वजह से हमने गगनयान को बनाया है और गगनयान को हम छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, जो संपूर्ण कार्य है गगनयान का, वह 2022 तक कंप्लीट हो जाने का लक्ष्य रखा है हमारे इसरो ने।
कि 2022 तक हम गगनयान को कंप्लीट कर लेंगे। और इस गगनयान में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है कि 10,000 करोड़ रुपए का पड़ेगा हमको यह गगनयान। 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद हम इस गगनयान को बना पाएंगे और इन सारे उद्देश्य को पूर्ण कर पाएंगे। 2022 तक हम इस गगनयान को लॉन्च करने में सक्षम हो जाएंगे। अब दोस्तों हम एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चंद्रयान। तो दोस्तों चंद्रयान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन नई नई चीजें यूज में आ रही हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा कि चंद्रयान मिशन 2 को हमने कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोक दिया है। तो अब हम जानेंगे कि चंद्रयान 2 को क्यों रोका गया है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि चंद्रयान 1 क्या है और क्या क्या अंतर है चंद्रयान 1 और 2 में। तो सबसे पहले अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो चंद्रयान 1 आपको पता होगा कि यह 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित कर दिया गया था। और चंद्रयान मिशन, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया था कि यह हायर अर्थ ऑर्बिट में जाता है, 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली ऑर्बिट्स में जाता है। तो इसे हमने 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित कर दिया गया था। और इस चंद्रयान 1 को PSLV C11 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। हमने जो प्रक्षेपण यान यूज किया था चंद्रयान 1 में वह C11 था। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, इस पर आधारित कथन बनकर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कह सकता है कि चंद्रयान 2 को हम PSLV C11 से छोड़ेंगे। तो ये क्या सही होगा? नहीं, गलत होगा, क्योंकि PSLV C11 से तो चंद्रयान 1 को छोड़ा गया है। फिर अगला आपका जो विशेषता है वह यह है कि चंद्रयान 1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का क्या था? पहला अंतरिक्ष यान था। दोस्तों गगनयान तो मानव अंतरिक्ष यान था। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि गगनयान क्या कर रहा है, हमारा पहला मानव अंतरिक्ष यान है, जबकि चंद्रयान क्या है? पहला अंतरिक्ष यान है, अर्थात यह मानव युक्त नहीं है। इसीलिए यह है इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस पर पहले यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है कि पहला अंतरिक्ष यान था तो चंद्रयान, इसी की वजह से बहुत महत्वपूर्ण था। और अब चंद्रयान 2 आ गया है तो वह भी अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। और इसका उद्देश्य था दोस्तों कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में अपने ज्ञान का विस्तार कर सके। जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है, चंद्रयान, हम क्या करेंगे? चंद्रमा के बारे में जो जो जानकारियां हैं, जो जो कार्य हम समझते हैं वह किस प्रकार होते हैं, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है या नहीं, इसी प्रकार के रहस्य को लेकर हम क्या करने वाले हैं? अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और उसी के लिए हमने चंद्रयान 1 को अक्टूबर 2008 में छोड़ा था PSLV C11 से। और इसी में हमने क्या किया था? यह क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह पहला स्पेस मिशन था, भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कौन बनने वाला है? गगनयान। तो यह तो हो गई बेसिक चीज कि यह क्यों महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों आप देखें कि हमारा जो भारत है उसने क्या किया था चंद्रयान 1 में। यहां से आपके डिफरेंसेस चालू हो जाएंगे कि क्या है चंद्रयान 1 किस प्रकार से चंद्रयान 2 से अलग है। उसमें ही पहला डिफरेंसेस है कि इसमें क्या किया है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने हुए 11 ऐसे वैज्ञानिक उपकरण थे जिनको चंद्रयान 1 में लगाया था। अब देखिए भारत ने क्या किया, भारत ने सिर्फ अपने ही देश के नहीं, हमने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी के भी उपकरण प्रयोग में लिए थे आपके चंद्रयान 1 में। इसीलिए यह क्या है? पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। जो हमारा चंद्रयान 1 था उसमें पूर्णतः स्वदेशी उपकरण नहीं आए थे यूज में, इसीलिए यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। और यही मेन विशेषता है चंद्रयान 1 और 2 की।
चंद्रयान 2 में हम आपको बताएंगे कि वह पूर्णतः स्वदेशी है। उसमें जो भी उपकरण यूज में आ रहे हैं वह सबके सब स्वदेशी हैं, अर्थात भारत में ही बनाए गए हैं। और अगली विशेषता यह है कि जो आपका चंद्रयान 1 था वह 1380 किलोग्राम का था। अब देखिए दोस्तों, 1380 किलोग्राम के अंतर्गत हमने 11 उपकरण रखे थे और वह सबके सब भारत में नहीं बनाए गए थे, इसीलिए चंद्रयान 1 क्या है आपका पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। और इसमें जो चीज़ें यूज़ की थी वह थे आपके मून मिनरोलॉजी मैपर और मून इम्पैक्ट क्राफ्ट। इस मैपर के द्वारा हमने क्या किया था, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें ले ली थी चंद्रमा की, जिससे हमें चंद्रमा के रहस्य को समझने में आसानी हुई थी। और इसीलिए 2 ही मेन उपकरण थे। अगर हम 11 में से बात करें तो 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण थे चंद्रयान 1 के, और उनमें पहला था मून मैपर मिनरोलॉजी M3 अर्थात, और दूसरा था मून इम्पैक्ट क्राफ्ट। इन दोनों ने भारत के चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा के 3D वाले इमेजेस भी लेने में सक्षम था। हम देख पाए थे कि प्रत्येक क्षेत्र चंद्रमा का किस प्रकार से था। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि यह सारे मैपर हमने बहुत ही कम रुपयों में और कम यूटिलिटी करते हुए, बहुत सारी प्रौद्योगिकी के हमारे जो ज्ञान है इसरो का वह बहुत ज़्यादा था और बहुत सस्ते में हमने यह सारे कार्य कर दिए थे। और इसी चंद्रयान 1 ने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम बहुत ऊपर उठा दिया था। अब दोस्तों बात आती है कि क्या क्या उद्देश्य थे, आखिर चंद्रयान 1 हमने बनाया क्यों था। तो उसमें पहला उद्देश्य था कि चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में मानव रहित अंतरिक्षयान स्थापित करना। पहला उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं कि यह भारत का पहला अंतरिक्षयान था। वह भी किस प्रकार का दोस्तों, इस वर्ड को ध्यान दीजिए कि यह क्या था, मानव रहित था। इसमें मानव नहीं था। और अब जो हम मानव वाला अंतरिक्षयान बनाने जा रहे हैं, जो प्रक्षेपित करने जा रहे हैं, वह है गगनयान। चंद्रयान मानव रहित अंतरिक्षयान था। दूसरा प्राथमिक उद्देश्य था चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायनों का मानचित्रण करना। हमें ऐसे मैप डेवलप करने थे, ऐसे मैप्स बनाने थे जिसमें चंद्रमा की सतह के हम खनिज और रसायनों का मानचित्र ले सकें। ऐसी इमेजेस बनानी थी जिससे हमें पता चले कि चंद्रमा की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, वहाँ पे कौन कौन से रसायन हैं और कौन कौन से खनिज हैं। इस महत्वपूर्ण चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमने विभिन्न तस्वीरें ली थी चंद्रयान के द्वारा। किसके द्वारा ली थी? M3 के द्वारा। जो मून मिनरोलॉजी मैपर था उसने खनिज के बारे में बताया था। और तीसरा उद्देश्य था, जब इतने बड़े मिशन को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो जो देश की तकनीकी आधार हैं वह तो उन्नत होने ही हैं। हमारे भारत की प्रौद्योगिकी में बढ़ावा हुआ था, हम बहुत नित नए आयामों को छू पाए थे और जान पाए थे कि जो भारत का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, अर्थात जो चंद्रमा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं और वह किस प्रकार से खनिजों, रसायनों को और जीवन की संभावनाओं को रखता है। यही सारे महत्वपूर्ण उद्देश्य थे चंद्रयान 1 के। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर यह जो हमारा सफलतम प्रयोग था चंद्रयान 1 का, उसने क्या क्या खोज निकाला। और उन खोजों के बाद हम रुके नहीं, हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, हम चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की सोच रहे हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि चंद्रयान 1 ने क्या क्या खोज निकाला। तो चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर जल तथा बर्फ की तलाश के साथ साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का भी पता लगा लिया। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, हम पता लगा पाए कि चंद्रयान के द्वारा चंद्रमा पर जल और बर्फ उपस्थित है और इसी के साथ साथ वहां के खनिज और रसायनों के बारे में भी हमें ज्ञान हुआ। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान 1 की कि अब हमें पता है कि चंद्रमा पर जल उपलब्ध है। जल उपलब्ध होने का मतलब है मानव की संभावना होना बहुत ज़्यादा है। यह पहली वह आधार है जो मानव के जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसे हमने पता लगा लिया कि चंद्रमा पर जल और बर्फ उपस्थित है और वहाँ के खनिज और रसायनों की क्या प्रकृति है। अगली खोज की चंद्रमा ने चंद्रमा के दोनों ओर 3D की तस्वीरें लेना। चंद्रयान 1 से हम क्या कर पाए, मैपर को यूज किया, मून मिनरोलॉजी मैपर हमने यूज किया, M3 यूज किया और
केवल 2D इमेजेस नहीं, हम 3D इमेज लेने में भी सक्षम हो पाए, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हमें पता है कहाँ कितना बड़ा गड्ढा है और कौन सा गड्ढा किस प्रकार से चंद्रमा पर मूव कर रहा है, और इन्हीं सभी की इमेजेस 3D होने के कारण उन्नत तरीके से हम चंद्रमा की प्रकृति को और ढंग से समझ पाए। तीसरा जो खोजा हमने चंद्रयान 1 के द्वारा वह यह था कि चंद्रमा की सतह पर हमें एक हॉरिजॉन्टल गुफा, दोस्तों इस पॉइंट से चालू होगा यूपीएससी का खेल कि चंद्रमा के सतह पर हमने एक हॉरिजॉन्टल गुफा जैसी संरचना प्राप्त की, जिसे क्या कहेंगे, लावा क्यूब कहते हैं। अब ऐसे विचित्र वर्डों का यूज करके ही यूपीएससी आप सभी के दिमाग से खेलता है। यहां पर एक नया वर्ड आ गया, लावा क्यूब। अब यूपीएससी क्या करेगा, आपको जब भी चंद्रयान से संबंधित कोई कथन देगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन डाल देगा ज्योग्राफी का, ज्वालामुखी या उससे संबंधित किसी टॉपिक पर। अगले टॉपिक में आपको लिख देगा कि चंद्रयान मिशन क्या संबंधित है लावा क्यूब से। आपको लगेगा यह तो भूगोल का प्रश्न है और यह चंद्रयान से संबंधित हो ही नहीं सकता, और आप क्या करेंगे, उसको गलत कर देंगे। इसी प्रकार से भ्रमित करता है यूपीएससी। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान मिशन ने एक ऐसी हॉरिजॉन्टल गुफाओं का खोज किया था, एक ऐसी क्षैतिज गुफाओं का खोज की थी चंद्रमा पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लावा क्यूब। तो एक बार फिर देखिए, लावा क्यूब क्या है, चंद्रमा पर स्थित हॉरिजॉन्टल गुफाएं, जिसका हमने चंद्रयान 1 के द्वारा पता लगाया है। तो इसी प्रकार से यूपीएससी आप पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण खोज थी वह थी कि हमने मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस का पता लगा लिया था। अब दोस्तों, मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस क्या होती है? यह हाइपोथेसिस कहती है कि जो आपका कोई भी ग्रह, प्लेनेट, उपग्रह था, वह क्या पहले द्रव अवस्था में था, मॉल्टन स्टेट में था। तो उसी का पता लगाया हमने मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस से। चंद्रयान 1 के मैपर ने साफ साफ चित्रों के द्वारा, रिसर्च के द्वारा यह बता दिया कि चंद्रमा भी आपके पहले द्रव अवस्था में था, पिघली हुई अवस्था में था, मॉल्टन स्टेट में था, जो कि आपके मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस में होता है। और जो अगली बात पता की चंद्रयान 1 ने वह यह थी कि वहां पर एक्स विकिरण पाए गए, एक्स रेज पाई गई, और एक्स रेजों ने संकेत दिए। तो एक्स रेज भी मिली। अब एक बार फिर देखते हैं कि चंद्रयान 1 ने क्या क्या खोजा और यह इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों है। देखिए दोस्तों, चंद्रयान 1 ने आपके सबसे पहले तो बर्फ और पानी का पता लगाया, खनिजों और रसायनों का पता लगाया, 3D की इमेजेस ली, और लावा क्यूब्स देखे। लावा क्यूब्स क्या है? एक प्रकार की हॉरिजॉन्टल गुफाएं हैं जो चंद्रमा पर स्थित हैं। फिर हमने मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस देखा, एक्स किरणों के संकेत भी हमें चंद्रयान द्वारा मिले। तो ये तो थी इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हमें पता चला। अब दोस्तों, आगे हम देखते हैं आज के इस संपूर्ण लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो अभी न्यूज़ में है, समसामयिकी में है, वह है चंद्रयान 2। तो दोस्तों, चंद्रयान 2 पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यह क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका कारण है कि यह संपूर्ण रूप से देश में निर्मित है, यह इंडिजीनस है, यह पूर्णतः स्वदेशी है। और आपको पाठ्यक्रम में मैंने बताया था कि वह सभी टेक्निक्स, वह सभी प्रौद्योगिकी यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है जो देशज रूप से डेवलप की जा रही हैं, इंडिजिनसली डेवलप की जा रही हैं। यह हमारे पाठ्यक्रम में साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए चंद्रयान 2 इस बार के 2020 के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आपका चंद्रयान 2 है वह पूर्णतः स्वदेशी है, अर्थात इसमें जितने भी उपकरण यूज हुए हैं वह क्या हैं, देश में ही निर्मित किए गए हैं, भारत ने ही निर्मित किए हैं। तो यह है इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो कि यूपीएससी देखेगा और पूछेगा। और इसमें दोस्तों हमने क्या किया है, एक ऑर्बिटर यूज किया है, एक लैंडर यूज किया है और एक रोवर यूज किया है। अब जो लैंडर है उसका नाम हमने दिया है विक्रम। यह विक्रम नाम दिया गया है हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर, जिनके ऊपर एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल भी स्थापित किया गया है, और इसीलिए हमने इसका नाम दिया है इस लैंडर का विक्रम, जो कि एक प्रकार का लैंडर होगा आपके चंद्रयान 2 में। और जो रोवर हमने बनाया है हमारे देश में उसका नाम हमने प्रज्ञान दिया है। तो ये दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए कि हमने चंद्रयान 2 में एक रोवर, एक लैंडर और एक
आपके ऑर्बिटर यूज किया है, लैंडर का नाम हमने दिया है विक्रम और प्रज्ञान नाम दिया है हमने रोवर का। और दोस्तों यह जो मिशन है चंद्रयान-2 वह भी ले जाएगा बाहुबली, जो कि है GSLV Mark 3 जो कि हमने बताया था 3 चरणों का होता है और इसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है और क्रायोजेनिक इंजन में होती है द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह GSLV F10 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। कुछ दिनों पहले यह GSLV F10 के द्वारा ही प्रक्षेपित किया जा रहा था, परंतु कुछ तकनीकी कमियों के कारण इसका प्रक्षेपण टाल दिया गया। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ना, वह है अगली विशेषता कि भारत द्वारा यह क्या होगा, पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। तो यह हो गई इसकी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट वाली न्यू इंफॉर्मेशन कि हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि इस पर निश्चित ही यूपीएससी प्रश्न पूछेगा, तो सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में ज़रूर पूछेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या है और चंद्रयान-2 में हम किस प्रकार से सॉफ्ट लैंडिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले जो चंद्रयान-1 था उसमें सॉफ्ट लैंडिंग यूज़ नहीं की गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है कि जैसे ही हम कक्षा में अपने चंद्रयान को ऐसे स्थापित कर रहे होते हैं, तो जो आपका ऑर्बिटर होता है, जो लैंडर होता है, वह धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता जो पेलोड है हमारा, जो चंद्रयान है, उसको स्थापित नहीं कर पाता था और एकदम से कोलिजन होता था। चंद्रमा की सतह पर हमारा उपग्रह टकराता था, जिसकी वजह से बहुत सारी उपकरण टूटने की संभावना रहती थी और यहाँ तक कि चंद्रयान मिशन चलना भी फेल हो सकता था, चंद्रयान चलना भी फेल हो सकता था। तो यह प्रकार की जो लैंडिंग होती थी, जिसमें क्या करता था, लैंडर एकदम से कक्षा के पास से जाके चंद्रमा के ऊपर हमारे जो चंद्रयान है उसको छोड़ देता था, तो टकराव होता था और जो लैंडिंग थी वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी। परंतु अब हम क्या करने वाले हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं। और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं हम दोस्तों, उसमें क्या होगा, जो हमारा लैंडर है, जो विक्रम है, वह क्या करेगा, जब कक्षा में जाएगा तो उसको धीरे धीरे लैंड करवाएगा और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सावधानी के साथ में सॉफ्ट रूप से जो चंद्रमा की सतह है उस पर लैंड करवा देगा। तो इसी तकनीक को कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि भारत द्वारा इस बार चंद्रयान-2 में पहली बार प्रयोग में लाई जा रही है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब भी हम कुछ पहली बार करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो यह हो गई हमारी सॉफ्ट लैंडिंग। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों इससे पहले केवल 3 ही ऐसे देश थे जो कि सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे, और जो 3 देश थे जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की थी उनमें पहला था आपके अमेरिका, क्योंकि यह बहुत ही विकसित है और बहुत सारी प्रौद्योगिकी को भी रखता है। दूसरा यूज़ किया था आपके यूएसएसआर ने, कोल्ड वार एरा में जो यूएसएसआर था उसने इसका प्रयोग किया था। और तीसरा था आपका चीन, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग को प्रयोग में ला चुका है। अब भारत ऐसा चौथा देश बनने वाला है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग को प्रयोग में लाएगा। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी कारणवश चंद्रयान-2 हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या क्या हैं चंद्रयान-2 के। तो दोस्तों पहला जो उद्देश्य है चंद्रयान-2 का, वह यह है कि चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का अध्ययन कर यह पता लगाएगा कि चट्टान और मिट्टी किन तत्वों से बनी है। अब दोस्तों चंद्रयान-1 में हमने देख लिया था कि वहाँ पे जल थी, बर्फ थी और मिट्टी और चट्टान भी हैं। अब चंद्रयान-2 में हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि जो भी उसके मौजूद तत्व हैं चंद्रमा के भौगोलिक स्थिति के, उसमें जो चट्टान है और जो मिट्टी है, क्या वह भारत की तरह, इंडिया की तरह या फिर विश्व की तरह ही है या फिर कुछ अलग तरह के चट्टान और मिट्टियां हैं, उनमें कौन कौन से तत्व हैं, उसका पता लगाएगा आपका चंद्रयान-2। फिर अगले जो उद्देश्य है वह यह है कि यह मौजूद खाइयों और चोटियों की संरचना का भी अध्ययन करेगा, क्योंकि अब 3D इमेजेस हमारे पास हैं और उसी को उन्नत तरीके से यूज़ करके चंद्रयान-2 में हम प्रयोग में लाएंगे और हम देखेंगे कि जो खाइयाँ हैं चंद्रमा पर, जैसे कि आपको पता होगा कि चंद्रमा के अंधेरे वाले भाग में भी कई सारी खाइयाँ हैं, कई सारी चोटियाँ हैं, तो उनकी संरचना किस प्रकार से आधारित है। जैसा कि हमने देखा कि जो मैग्मा ओशियन हाइपोथेसिस है उसमें चंद्रमा पहले क्या था,
मॉल्टन स्टेट में था, द्रव अवस्था में था, तो उसी को जब ठोस अवस्था में वह बदला तो कई खाइयां और चट्टानें बन गई। तो कई चोटी और खाइयों की क्या संरचना है, किस प्रकार से चंद्रमा का इवोल्यूशन हुआ होगा, विकास हुआ होगा, उन सब के बारे में हमें इन खाइयों और चट्टानों की संरचना का पता लगाने के बाद पता चलेगा। इसलिए हमारा अगला उद्देश्य यह है कि चंद्रयान 2 बताए कि खाइयों और चोटियों की क्या क्या संरचना है। उसी के आधार पर हम बता पाएंगे कि चंद्रमा किस प्रकार से इवॉल्व हुआ होगा, क्या क्या उसकी संरचनाएं होंगी। तीसरा उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह का घनत्व और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना। यह भी हमें बताएगा कि चंद्रमा किस प्रकार से बना है, चंद्रमा की सतह का घनत्व क्या है और वह पृथ्वी के घनत्व से किस प्रकार से भिन्न है, और उसमें जो जो परिवर्तन हुए वह किस प्रकार से हुए। जब हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी तभी हम बता पाएंगे कि जो चंद्रमा पर जीवन है क्या वह सही में संभव है, और अगर संभव है तो किन शर्तों पर, और अगर कुछ परिवर्तन भी हम करते हैं जो कि चंद्रमा के अनुसार होंगे तो वह क्या क्या परिवर्तन होंगे। इन्हीं सभी चीज़ों का जो रिसर्च और डेवलपमेंट होगा वह चंद्रयान 2 करेगा। चौथा आपका जो उद्देश्य है वह यह है कि ध्रुवों के पास की तापीय गुणों, चंद्रमा के आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा का भी यह अध्ययन करेगा कि जो ध्रुव हैं चंद्रमा के, उनके पास क्या हो रहा है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं ज़्यादा है, तो ऐसे कौन कौन से तापीय गुण हैं। चंद्रमा के जो आयनोस्फीयर है, जो आयन मंडल है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा किस प्रकार से कम ज़्यादा है, और ऐसी कौन कौन सी मात्रा हैं जो इसको प्रभावित करती हैं, उन सभी का अध्ययन चंद्रमा 2 करेगा कि ध्रुवों के तापीय गुणों को देखेगा, आयनोस्फीयरों को देखेगा और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संरचना और संख्या के बारे में अध्ययन करेगा। जो आपका अन्य उद्देश्य है वह यह है कि यह चंद्रमा की सतह पर जल, हाइड्रोक्सिल के निशान ढूंढने के अलावा चंद्रमा की सतह की त्रिआयामी 3D तस्वीरें भी लेगा कि जल और हाइड्रोक्सिक आयन तो हमने ढूंढ ही लिए जो कि OH- आयन होता है, उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि 3D तस्वीरें आएँ और इन सभी उद्देश्यों को हम ढंग से पूर्ण कर सकें। तो यही सब उद्देश्य होंगे आपके चंद्रयान 2 के। अब दोस्तों देखते हैं कि पेलोड क्या है चंद्रयान 2 के अंदर। तो दोस्तों चंद्रयान 2 में हम यूज़ करेंगे टेरेन मैपिंग कैमरा। ये एक ऐसा कैमरा होगा जिसमें हम बता पाएंगे कि जो इस भौगोलिक स्तर है, भौगोलिक परिस्थिति है, कहाँ खाई है, कहाँ चट्टान है और किस प्रकार की जमीन है चंद्रमा की, उन सबको कैप्चर करेगा टेरेन मैपिंग कैमरा। दूसरा यूज पेलोड है आपका न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर। यह स्पेक्ट्रोमीटर बताएगा विभिन्न ऊष्मीय तापों के आधार पर कि किस प्रकार से द्रव्यमान परिवर्तित है चंद्रमा के विभिन्न सतहों पर और चंद्रमान के विभिन्न भागों पर। फिर यूज़ करेंगे हम सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो इन सभी टेक्नोलॉजीज़ को ढंग से संकेत देने का, कम्युनिकेट करने का काम करेगा। और अगला पेलोड होगा आपका नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह भी आपके जो तरंगे होंगी, जो चंद्रमा की जमीन से जो तरंगे हैं, उन सभी को इंफ्रारेड रेंज में, एक्सरे रेंज में स्पेक्ट्रम करेगा, उनकी निगरानी रखेगा। और यह आपका होगा सोलर एक्सरे मॉनिटर। यह जो भी सोलर रेज होंगी, जो सूर्य से आने वाली एक्स रेज होंगी, उन सभी का निरीक्षण करेगा। तो आपके पेलोड आपको पता होने चाहिए, वह यह है टेरेन मैपिंग कैमरा, न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर, सिंथेटिक अपर्चर रडार, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। दोस्तों चंद्रयान 2 का जो टोटल वेट है वह है 3850 किलोग्राम और इस यान के ऑर्बिटर का वजन है 2380 किलोग्राम लगभग में, और लैंडर का है 1470 किलोग्राम और रोवर का है मात्र 27 किलोग्राम। जो आपके यान का ऑर्बिटर का वजन है वह है 2380 किलोग्राम, लैंडर का 1470 और आपके रोवर का 27 किलोग्राम। तो दोस्तों इसी के बाद अलग अलग प्रयोगों से हमने देखा कि अलग अलग प्रयोगों में ऑर्बिटर में तो 8 और लैंडर में 4 और रोवर में 2 पेलोड रखे। इस प्रकार से हमने पेलोडों को संस्थापित किया। इसरो ने अपने चंद्रयान 2 के लिए एक महत्वपूर्ण पेलोड बनाया है और वह है
के बैंड रडार, इस प्रकार का जो वर्ड है वह यूज करेगा आपका यूपीएससी कि इसका जो महत्वपूर्ण पेलोड है वह है एक के बैंड का रडार, कि जो के बैंड होगा उसमें जो भी सिग्नल्स होंगे उसी के लिए जो हमने पेलोड बनाया है उसका नाम है के बैंड रडार, और ये एक महत्वपूर्ण रडार है और एक महत्वपूर्ण पेलोड है। के बैंड रडार अल्टीमीटर और जो आपका एसडीए प्रोसेसर है, ये दो महत्वपूर्ण पेलोड हैं जिनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए। इसकी प्रोसेसिंग में हमें नहीं घुसना है, पर आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 के सबसे महत्वपूर्ण पेलोडों में आते हैं के बैंड रडार अल्टीमीटर और एसडीए प्रोसेसर। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पेलोड है। अब दोस्तों बात आती है कि आपका चंद्रयान प्रक्षेपण यान का जो लॉन्चिंग थी वह आखिर रोक क्यों दी गई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें इसे रोकना पड़ा। तो दोस्तों उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से हमने इसको रोका। इसरो ने अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, परंतु जितने वैज्ञानिक हैं और उनके जितने तर्क हैं और जिस प्रकार से इसरो ने इसको रोकते ही सबसे पहले क्या किया, जो भी फ्यूल था थर्ड स्टेज में, जो कि क्रायोजेनिक इंजन की स्टेज होती है, उसको खाली कर दिया। तो उससे हमें पता लगा कि शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसको खाली किया गया। तो जो पहली गड़बड़ थी इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को रोकने के पीछे, जो पहला कारण था वह था क्रायोजेनिक चरण में गड़बड़। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों जब जीएसएलवी पढ़ाई थी, जब क्रायोजेनिक्स पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है, क्रायोजेनिक चरण में यूज होती है क्रायोजेनिक्स, जिसमें हम यूज करते हैं द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक प्रणोदक फ्यूल। अब देखिए ये जो सारे प्रणोदक थे यह बहुत ही ज्यादा निम्न ताप पर रखे जाते थे, और निम्न ताप पर रखने की वजह से क्या होता था, और निम्न ताप भी कितना दोस्तों, छोटा मोटा निम्न ताप नहीं, माइनस का 253 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस का 183 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 260 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है लगभग 185 नेगेटिव में डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ज्यादा निम्न है, एक तो है माइनस का 250 और दूसरा है एक माइनस का 185। अब इतने ज्यादा निम्न ताप पर आपने रख रखे हैं द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनको संभाल पाना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इनको बहुत सारी विषम परिस्थितियों से गुजरना है। जब प्रक्षेपण यान ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और जो आपके क्रायोजेनिक इंजन तृतीय चरण में जो आपके क्रायोजेनिक इंजन है उसमें इतनी कम टेम्परेचर पर फ्यूल है, तो शायद यही संभावना है कि इस चरण का जो टेम्परेचर था, इस चरण की जो तकनीक थी क्रायोजेनिक्स की, वह सही से कार्य नहीं कर पाई। इसीलिए 1 घंटे से भी कम समय, सिर्फ 56 मिनट बचे थे, तब चंद्रयान 2 के मिशन को रोक देना पड़ा। तो शायद इसका जो पहली गड़बड़ थी वह यही थी कि क्रायोजेनिक चरण में एक गड़बड़ हो चुकी थी जिसे रोक दिया गया था। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि लिफ्ट ऑफ विंडो में कुछ प्रॉब्लम थी। लिफ्ट ऑफ विंडो क्या होती है, जब कोई भी प्रक्षेपण यान से किसी ऑर्बिट में अगर हम उपग्रह छोड़ रहे हैं, कक्षा में कुछ छोड़ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको लैंडिंग करवानी होती है, और उसी लैंडिंग में अगर थोड़ी सी भी सेकेंड्स में भी टाइम की भूल चूक होती है तो आपका पूरा मिशन नष्ट हो सकता है। तो वह जो लिफ्ट ऑफ विंडो थी, अर्थात वह जो पर्टिकुलर टाइम था जब कक्षा में स्थापित करने वाली खिड़की खुलने वाली थी, उसकी टाइमिंग में कुछ गड़बड़ थी, और उसी गड़बड़ की वजह से चंद्रयान 2 के मिशन को रोक दिया गया। अब चंद्रयान 2 मिशन 1-2 दिन में स्टार्ट हो सकता है या फिर और भी लेट स्टार्ट होगा, कुछ महीने लेगा, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लॉन्च विंडो। अब देखिए चंद्रमा पर एक सही परिस्थितियां होनी चाहिए, तभी हम अपने चंद्रयान 2 को लॉन्च कर सकते हैं, और उन परिस्थितियां हमेशा नहीं बनती। ऐसा नहीं बनता कि अगर आज हमारा जो चंद्रयान 2 फेल हो गया तो 2 दिन बाद हम उठ के उसको लॉन्च कर दें। उस संपूर्ण सही परिस्थितियों को हासिल करने के लिए हमें कुछ समय का वेट करना होता है, और उसी समय पर हम दोबारा चंद्रयान 2 लॉन्च कर सकते हैं। तो उस लॉन्चिंग के लिए जो विंडो है, जो खिड़की है, जब वह
पर्टिकुलर सभी तरीके से उपयुक्त क्या होगी, हमारे लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल होंगी और वह चंद्रमा वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा जब हम वापस चंद्रयान 2 को लैंड करवा सके। तो उसके लिए जो विंडो है उसे कहते हैं लॉन्च विंडो। तो यही 3 मुख्य कारण हैं चंद्रयान 2 के दोबारा प्रक्षेपण होने में देरी के। पहले तो क्या था दोस्तों कि क्रायोजेनिक इंजन वाला जो चरण था उसमें ही कुछ गड़बड़ हो गई, फिर लिफ्ट ऑफ विंडो में कुछ प्रॉब्लम थी टाइमिंग की, और अब हम वेट कर रहे हैं कि सही लॉन्च विंडो बने ताकि हम आसानी से लैंडर द्वारा चंद्रयान 2 को सॉफ्ट लैंडिंग से भेज सकें। तो यही सब महत्वपूर्ण कारण थे हमारे चंद्रयान 2 के। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह मिशन क्यों रोक दिया गया। अब दोस्तों मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से प्लस मॉडल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, हमारे को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब आप करेंगे वह होगा ईयरली सब्सक्रिप्शन जिसमें 2900 रुपये प्रति मंथ का चार्ज होगा और संपूर्ण फीस होगी आपकी लगभग 35,000 रुपये। उसमें भी अगर आप हमारा यह SS लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको फीस देनी होगी मात्र 31,500 रुपये, और अगर आप मात्र 31,500 रुपये देंगे तो आप यहाँ पर 65 से ज्यादा टॉप एजुकेटर से डायरेक्ट पढ़ सकेंगे और प्रतिदिन 30 से ज्यादा घंटों की लाइव क्लास का फायदा उठा चुके होंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप शीघ्र हमारे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उसे सब्सक्राइब करें और व्यक्तिगत रूप से आपकी सभी समस्याओं से के लिए हमसे जुड़ें। अगर दोस्तों आपको हमारा यह पढ़ाने का तरीका रोचक लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर और कमेंट करेंगे उतना ही हमें उत्साह मिलता है। क्योंकि आपके इस YouTube लेक्चर्स की कोई फीस नहीं है, तो आपके सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट ही होंगे जो हमें उत्साह प्रदान करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और आज फिर कल हम मिलेंगे इसी टाइम पर आप सभी के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रृंखला के अगले लेक्चर में। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस।